Hello students, welcome to Bio Academy. So today we are going to start your class 10th biology जिसका आपका चैप्टर 1 है How do organisms reproduce. तो बेसिकली आपका ये चैप्टर टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता है बायो में आपके सिर्फ दो ही चैप्टर्स आने वाले हैं. एक आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड सेकेंड वन इज योर हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन. ठीक है, तो आज हम आपका यही चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू शुड नो व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आखिरकार रिप्रोडक्शन होता क्यों है एंड व्हाई इट इज अ वेरी एसेंशियल प्रोसेस. ये इतना ज्यादा एसेंशियल प्रोसेस क्यों होता है? एनीवन नोज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन someone says कि it is the production of new organisms. न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. सो डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म from existing organism. existing का मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. एंड ऑफ द सेम स्पीसीज मीन्स अपने ही सिमिलर टाइप के न्यू इंडिविजुअल्स का, न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करना ही होता है रिप्रोडक्शन. ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज. ठीक है, ये तो हुई देखो आपकी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन. क्या आखिरकार रिप्रोडक्शन होता क्या? अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाई द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज सो एसेंशियल, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपका क्या करता है? इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. लाइफ की कंटिन्यूटी को ये मेंटेन करके रखता है अर्थ पे. बिकॉज अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ही प्रेजेंट होंगे तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? उनकी डेथ हो जाएगी. तो उसके बाद तो अर्थ पे कोई भी इंडिविजुअल नहीं बचने वाला है. तो इसीलिए ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज आपको पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ स्पैन होती है, तो उसकी जैसे ही लाइफ स्पैन फिनिश होगी देन उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी. तो इसीलिए न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो पहली चीज आपको याद रखनी है आप इसकी डेफिनेशन. सेकंड वन आपको याद रखना है कि आखिरकार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ये क्या करता है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करके रखता है अर्थ पे. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन आपकी टू टाइप्स के हो सकते हैं. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. Reproduction can be of two types. The first one is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. मैं रिप्रोडक्शन को यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी तो कंफ्यूज नहीं होना. अब मेन चीज ये आएगी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा आपको याद रखना है, ये रिप्रोडक्शन में होता है क्या? आपके सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट क्या करेगा? न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेगा. बट अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे हमेशा टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. अगेन नेक्स्ट वन पॉइंट इज दैट कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो ये भी आपको याद रखना है, नो गैमीट्स फॉर्मेशन. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है. दिस वन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, एसेक्सुअल में कोई भी गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होने वाला. सो दीज आर द मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. जो जनरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे, इन टू ही मेथड्स के थ्रू उनका रिप्रोडक्शन होता है. अब हम आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखें इट कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. ये बहुत टाइप्स का हो सकता है. वन बाय वन करके हम इनके टाइप्स देखते हैं. ठीक है, तो
देखो अभी आपके आते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमेशा याद रखना कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम, तो वो सिर्फ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, तो उन्हीं के अंदर होगा आपका मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कभी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको एसेक्सुअल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा आप आइडिया रख सकते हैं। अभी एसेक्सुअल में आपका फर्स्ट टाइप आता है फीजन। ठीक है, फीजन का मतलब क्या होता है? फीजन मीन्स होता है ब्रेकिंग। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है फीजन में, आपका ये फीजन वाला का मतलब आप याद रख सकते हैं, स्प्लिट होना या फिर आपका डिवाइड होना। फीजन मीन्स होगा आपका स्प्लिट या फिर डिवाइड। सो फीजन इट इज द प्रोसेस विच इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इन विच क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है टू या फिर मोर पार्ट्स में। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ, वैसे आप इसके सबसे पहले टाइप्स देखिए। बाइनरी फीजन अगर हम देखें तो आपका 2 टाइप्स का होता है। फिर उसी अकॉर्डिंग मैं आपको ना इसके डायग्राम बना के समझाती हूँ उसको। एक होता है आपका बाइनरी फीजन एंड एक होता है आपका मल्टीपल फीजन। जैसे कि फीजन का मतलब क्या है? डिवाइड होना। तो बाइनरी अगर क्या हो रहा है कि आपकी जो इंडिविजुअल की बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे बाइनरी फीजन। अगर वो 2 से ज्यादा पार्ट में मीन्स मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दैट विल बी योर मल्टीपल फीजन। क्लियर, समझ में आया? बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन का मतलब क्या होता है। अभी जैसे कि बाइनरी फीजन का एग्जाम्पल हम देखते हैं अमीबा के अंदर। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें अमीबा की जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो जाएगी 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स में, मींस 2 नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन ये करेगी। जैसे कि ये मैंने बनाया आपका अमीबा। ठीक है, ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया एंड ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब सबसे पहले अमीबा के अंदर क्या होगा, ये लिख लो आप यहाँ पे, अमीबा का साइटोप्लाज्म, दिस वन इज न्यूक्लियस एंड ये अमीबा की बॉडी। अब सबसे पहले क्या होगा, अमीबा की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर होगी ग्रोथ। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, बिकॉज क्या करना है, एक बॉडी से हमें 2 बॉडीज का फॉर्मेशन कराना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी 2 बॉडीज बनेंगे, सपोज करो आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं। 100 चॉकलेट्स को आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कराना है। तो 2 पार्ट में आप क्या करोगे, 50 चॉकलेट्स एक पार्ट में डिवाइड कर दोगे एंड 50 चॉकलेट्स आप एक पार्ट में डिवाइड कर दोगे। सेम चीज यहाँ पे है, जो न्यूक्लियस की बॉडी के अंदर कंटेंट है, जो अमीबा की बॉडी का जो कंटेंट है, उस कंटेंट को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई। जो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस का भी हो जाएगा लेंथन, बिकॉज आपको क्या करना है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड जो उसके बीच में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अमीबा की बॉडी जस्ट लाइक दिस आपको दिखेगी एंड सेंटर में जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर हो जाएगा ऐसे लैंथरिंग। ये हो गया न्यूक्लियस। अब इसके बाद इनके अंदर होगा फ्यूजन। तो ये आपकी अमीबा की बॉडी डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स के अंदर। बेसिकली बन जाएंगे आपके यहाँ पे क्या, अमीबा के 2 नए ऑर्गेनिजम्स लाइक दिस। ये बन गया एक न्यू इंडिविजुअल जिसमें हाफ पार्ट है, न्यूक्लियस का हाफ पार्ट एक साइड चला गया एंड हाफ साइटोप्लाज्म और हाफ न्यूक्लियस दूसरे इंडिविजुअल के अंदर आ गया। तो एक अमीबा से, ये था आपका पेरेंट अमीबा। अब पेरेंट अमीबा से 2 न्यू अमीबाज का जनरेशन हुआ है एंड ऑब्वियसली पेरेंट बॉडी से जो नए अमीबाज का फॉर्मेशन होगा स्मॉलर साइज में होगा, बिकॉज एक अमीबा की बॉडी को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑलमोस्ट 50-50 दोनों के अंदर कंटेंट जाएगा। तो ये होता है आपका अमीबा के अंदर क्या, बाइनरी फीजन। याद रहेगा, अब इन न्यू अमीबा को हम डॉटर अमीबा भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल देम डॉटर अमीबा।
तो इसका अगर हम प्रोसेसिंग पूरा का पूरा पढ़ना चाहे तो फिजन आपको बता दिया क्या होता है। एक बॉडी जब दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगी, अगर वो दो पार्ट में डिवाइड होगी इट विल बी योर बाइनरी फिजन। इफ इट विल डिवाइड इनटू मैनी पार्ट्स इट विल बी योर मल्टीपल फिजन। एंड बाइनरी फिजन फाउंड इन द अमीबा। सो हम बोल सकते हैं अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। सबसे पहले वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा अपनी बॉडी को टू पार्ट्स में। उसको डिवाइड करने के लिए पहला प्रोसेसिंग क्या होगा, अमीबा के अंदर होगा साइज में ग्रोथ। अमीबा अपना साइज बढ़ाएगा, उसके बाद जो उसका न्यूक्लियस है अमीबा का वो उसकी लेंथनिंग करेगा, जो यहाँ पे आपको विजिबल है। ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का लेंथनिंग हो रहा है। एंड इसके बाद इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। साइटोप्लाज्म में आपका डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में, टू पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। तो इन दिस वे टू डॉटर अमीबा विल फॉर्म। ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका कंप्लीट अमीबा। अब इसका एक और एग्जाम्पल होता है आपका जैसे कि पैरामीशियम। फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपका अमीबा, अमीबा के अंदर कैसे होता है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें पैरामीशियम, तो पैरामीशियम का मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये देखो, पैरामीशियम की बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं सीलियास। सीलिया का काम क्या होता है, सीलियाज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं इसको। तो ये हो गया पैरामीशियम, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। एंड बाकी के जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एंड रेस्ट पार्ट होता है साइटोप्लाज्म में, वही। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, पैरामीशियम की बॉडी के अंदर होगा लेंथनिंग। मीन सबसे पहले इसका साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होगी। एंड इसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, अगेन स्टेप्स भी यहाँ पे भी आपके सेम ही रहने वाले हैं। स्टेप्स यहाँ पे भी सेम ही रहेंगे। न्यूक्लियस की लेंथनिंग हुई लाइक दिस एंड इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। एंड यहाँ से फिर ब्रेक होगा एंड यहाँ पे बन जाएंगे टू न्यू पैरामीशियम्स। एंड इनकी बॉडी के बाहर जैसे कि सीलियाज हैं वही सीलियाज होंगे। एंड इनके पास अपना इंडिविजुअल होगा आपका न्यूक्लियस लाइक दिस। ये देखो, ये हो गया पैरामीशियम के अंदर भी। तो अमीबा एंड पैरामीशियम आपके दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन के बाद सेकेंड मेथड आता है यहाँ पे आपका, जो हमने फिजन में ही देखा था, मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में क्या होगा, बाइनरी में तो एक इंडिविजुअल की बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, मल्टीपल में मैनी पार्ट्स, एक दो से ज्यादा पार्ट्स में अगर वो डिवाइड हो रही होगी उसको बोलेंगे हम मल्टीपल फिजन। देखो, इन मल्टीपल फिजन पेरेंट बॉडी स्प्लिट इनटू मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो पेरेंट बॉडी है वो रिप्रोड्यूस करेगी बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स का। ये हो गया आपका मल्टीपल फिजन। अभी मल्टीपल फिजन सबसे पहली चीज ना, ये आपका अनफेवरेबल कंडीशंस में भी हो सकता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, प्लाज्मोडियम। इसके अंदर होता है प्लाज्मोडियम। एंड प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है ना, जस्ट इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे है इसका ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये यहाँ पे इसका सेल। एंड इनकी सेल के बाहर ना एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल। एंड इसके अंदर क्या होता है, सिस्ट के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मीन्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का बनना स्टार्ट होने लग जाता है। प्लाज्मोडियम की बॉडी के अंदर ही कुछ छोटे छोटे सिंगल सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब उन सिंगल सेल्स का फॉर्मेशन होगा एंड उनकी ग्रोथ होगी तो जो इसकी आउटर मोस्ट वॉल है, जो सिस्ट है, ये सिस्ट क्या होने लग जाएगी, ब्रेक होने लग जाएगी। बिकॉज इसके अंदर का जो कंटेंट है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे छोटे डेवलप हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा साइज में बढ़ने लग जाएंगे। तो आपका क्या होगा, सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाएगी एंड इट विल
ब्रस्ट आउट एंड जो न्यू यहाँ पे सेल्स बन रहे थे ये सब आपके रिलीज हो जाएंगे इनटू द एनवायरनमेंट। तो नए नए यहाँ पे आपके ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये देखो, पहले ये आपकी सिस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर थे, फिर जब इनकी ग्रोथ हुई तो ये आपकी जो सिस्ट लेयर है वो ब्रस्ट हो गई, एंड बर्स्ट होने के बाद यहाँ पे सारे के सारे इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो गए। अब देखो एक ही पेरेंट बॉडी ने कितने सारे न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करा, तो ये आपकी क्या है, न्यू डॉटर सेल्स जो रिलीज हुई है इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यही होता है आपका प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फीजन। हो गया। अब जनरली आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मोडियम है वो किसके थ्रू कैरी किया जाता है। जब प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कोज करता है। अब यहाँ पे ना ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लाज्मोडियम है ये किसके थ्रू कैरी किया जाता है। अच्छा, मलेरिया किसके थ्रू फैलता है, मॉस्किटोज के थ्रू। मॉस्किटोज में भी थ्रू कैटेगरीज होती है, एक होता है मेल एनोफिलीज और एक होती है फीमेल एनोफिलीज। तो ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मलेरिया कोजिंग, या फिर हम इसको मलेरिया कोजिंग मॉस्किटो भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये प्लाज्मोडियम आपका फीमेल एनोफिलीज कैरी करती है जिसकी वजह से आपको मलेरिया हो जाता है। तो अब याद रख सकते हैं मलेरिया कोजिंग पैरासाइट जो कि आपका प्लाज्मोडियम है उसका रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, मल्टीपल फीजन के थ्रू होता है। जब आप आई थिंक आपका 11th या 12th क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो वहां पे आप पूरा का पूरा ये मलेरियल साइकिल कंप्लीट पढ़ेंगे, वहां पे आपको समझ में आएगा अच्छे से कि आखिरकार कैसे फीमेल एनोफिलीज कैरी करती है मॉस्किटो को, आपके पैरासाइट को, कैसे वो पैरासाइट फीमेल एनोफिलीज की बॉडी के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करता है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ने को वहां पे मिलेगा। ठीक है, फीजन हमारा हो गया, टू टाइप्स का होता है, बाइनरी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, अगर मल्टीपल मैनी पार्ट्स में डिवाइड होगी। फिर इसके बाद सेकंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड मेथड कौन सा होता है आपका, बर्डिंग। सेकंड वन इज योर बर्डिंग। अभी बर्डिंग देखो जैसे नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, ये आपका पाया जाता है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। देखो इसकी बॉडी होती है समथिंग लाइक दिस, ये है आपका हाइड्रा। अभी हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हाइड्रा की जो बॉडी है इसके अंदर कुछ छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स निकलने लग जाएंगी। देखो ऐसे, यहाँ पे एक न्यू आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे पहले तो आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, फिर इस आउटग्रोथ के अंदर क्या होगा, ये आउटग्रोथ आपकी ग्रो करेगी। ये देखो ऐसे आउटग्रोथ के अंदर हो गई ग्रोथ। अब जैसे ही इसका साइज बड़ा होगा ये क्या होगी, पेरेंट बॉडी से हो जाएगी डिटैच, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, एंड डिटैच होने के बाद एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगी। मींस पेरेंट बॉडी तो देखो बिल्कुल अलग हो जाएगी यहाँ पे, एंड ये जो नया इंडिविजुअल बना ये अलग हो जाएगा एंड इंडिपेंडेंट लिविंग अपनी लाइफ जिएगा। पेरेंट बॉडी ये रही, इसके अंदर निकली एक आउटग्रोथ, इस आउटग्रोथ को हम बर्ड भी बोल सकते हैं यहाँ पे। जैसे होता है ना प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के स्टेम वाला पार्ट है तो उसमें छोटे छोटे अलग से स्टेम्स निकले रहते हैं जो उनका बर्ड भी बोल देता है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, छोटी छोटी बर्ड्स निकल जाती हैं, फिर उनकी ग्रोथ होगी, एंड ग्रोथ होने के बाद फिर वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक न्यू हाइड्रा या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन वो कर देती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका बर्डिंग। सिर्फ क्या होगा, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक स्मॉल पार्ट ग्रो करेगा, एंड ग्रो करने के बाद वो क्या होगा, डिटैच हो जाएगा प्लांट बॉडी से, पेरेंट बॉडी से, एंड एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन वो आपका कर देगा। आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ए स्मॉल पार्ट of the body of parent organism grow out as bird which then detach
and become a new organism. ये हो गया आपका प्रोसेसिंग बर्डिंग का। ठीक है, तो बर्डिंग मैंने आपको एग्जांपल बताया किसके अंदर पाया जाता है, हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। चलो अब ये हमारा हो गया, अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रोसीजर पे। अब एग्जाम्पल एक आप इसका बर्डिंग और इसके साथ साथ आप ईस्ट भी लिख सकते हैं। ईस्ट के अंदर भी सेम चीज होती है, ऐसी आपकी ईस्ट की बॉडी होगी ये। अभी ईस्ट की बॉडी के अंदर ग्रोथ ऐसे ग्रोथ करेगी, देखो ये ग्रोथ हुई एंड ग्रोथ होने, अब ये सिंगल ग्रोथ नहीं है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बर्ड निकलेगी। ये हाइड्रा की बॉडी में हो सकता है यहाँ पे एक और बर्ड रिलीज हो जाए, तो यहाँ पे एक से दो मतलब एक साथ कितने दो नए हाइड्रास का फॉर्मेशन होगा। सेम आपका ईस्ट के अंदर होगा, एक ये बर्ड है एक न्यू बर्ड, ऐसे पूरी की पूरी एक चेन भी बन जाती है। एंड फिर ये पूरी की पूरी चेन यहाँ से डिटैच होगी, तो अलग अलग कितने इंडिविजुअल्स बनेंगे, 1 2 3। यहाँ पे देखो 3 नए ईस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। दो एग्जाम्पल याद रखेंगे आप इसका, हाइड्रा एंड ईस्ट। हो गया, चलो अब इतना हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, चलो अब देखते हैं ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है वो अपने अंदर से बहुत छोटे छोटे, जिनको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स। एंड वही स्पोर्स क्या होंगी, आपका एक नई प्लांट बॉडी का, जनरली ये स्पोर्स फॉर्मेशन आपका प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। सपोज मेरे पास क्या है इसके एग्जाम्पल में, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम क्या है, एक फंगस है, दिस इज अ फंगस। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। पेनिसिलियम की जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियम। मीन्स स्पोरेंजियम आपकी वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आपके इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ये देखो। फिर जब ये स्पोर्स यहाँ पे बन जाएंगे, कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगे, इसके बाद ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम क्या करेगी, इन स्पोर्स को रिलीज कर देगी इनटू द एटमॉस्फेयर। ऐसे ये स्पोर्स आपके रिलीज होगा, एंड जहां पे भी ये स्पोर आपके आएंगे सॉइल के अंदर, तो ये एक नए पेनिसिलियम का फॉर्मेशन कर देंगे। तो मीन्स स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा मेथड है, देखो इसको आप लिख लो नहीं तो आप भूल जाओगे। द पैरेंट plant produce hundreds of माइक्रोस्कोपिक, अच्छा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होती हैं। एंड जो लार्ज साइज उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। तो ये होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। अभी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का मतलब क्या होता है, वो यूनिट्स जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रिप्रोडक्शन करा सकती है। जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है वो रिप्रोडक्शन करा सकती हैं, उनको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव यूनिट, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स भी हम उनको बोल सकते हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, स्पोर्स हम इनको बोलेंगे। तो एक पेरेंट प्लांट क्या करता है, अपने अंदर से थाउजेंड्स ऑफ न्यू स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। एंड व्हेन द स्पोर केस क्या है यहाँ पे, जिसके अंदर स्पोर बंद है, क्या आपका स्पोरेंजियम। व्हेन द स्पोर केस ऑफ प्लांट बर्स्ट, जब ये आपका बर्स्ट होगा, देन द स्पोर रिलीज हो जाएंगे कहां पे, इनटू द एयर। स्पोर रिलीज्ड इनटू द एयर, ये हो गए आपके एयर के अंदर रिलीज। एंड फिर यही क्या करेंगे, एंड दे जर्मिनेट, एंड जर्मिनेट करके क्या करेंगे, एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट।
एक नए प्लांट का ये आपका फॉर्मेशन करा देते हैं। जनरली आपके फंगस कौन कौन से, पेनिसिलियम और आपका राइजोपस एंड म्यूकर। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही होता है। दीज आर योर एग्जाम्पल्स। हो याद, राइजोपस, म्यूकर, इन सब के अंदर स्पोर फॉर्मेशन ही आपका पाया जाता है। डन यहां तक? चलो अब आते हैं हम आपकी फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ वन पार्ट होता है आपका रीजनरेशन। अभी देखो रीजनरेशन को हिंदी में क्या बोलता है, वापस से किसी चीज का रीजनरेट होना, रीफॉर्मेशन होना भी इसको हम बोल सकता है नॉर्मल लैंग्वेज में। अभी रीजनरेशन का मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ, देखो अभी हम आपका पढ़ रहे हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन मैंने क्या बताया आपका, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ अ न्यू पार्ट। मीन्स सपोज देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बना के बताती हूँ, उससे आपको बेटरली समझ में आएगा। पहली चीज, ये रीजनरेशन आपका पाया जाता है प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट वहां पे आपने फाइलम्स पढ़े होंगे। तो रीजनरेशन का प्रोसेस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक a full organism from its body part। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट अगर कट हो गई है, प्लेनेरिया की रीजनरेशन सिर्फ प्लेनेरिया के अंदर, या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है इसका हाइड्रा। ये दो एग्जांपल हो सकते हैं जिनके अंदर आपका रीजनरेशन पाया जा सकता है। देखो प्लेनेरिया में मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये हुई आपकी प्लेनेरिया की स्ट्रक्चर, ये बना दी हमने प्लेनेरिया की आइस। अभी प्लेनेरिया की बॉडी को क्या किया मैंने, 3 पार्ट्स में कट कर दिया। एक ये पार्ट, तो कितने पार्ट बने, 1 2 एंड 3। 3 पार्ट्स में मैंने इसको जैसे ही कट किया, ये देखो ऊपर वाला पार्ट ऐसे अलग से बन गया, बीच वाला पार्ट ये आ गया आपका, यहाँ पे आपके नीचे वाला पार्ट, 3 पार्ट। अब ये तीनों के तीनों पार्ट क्या करेंगे, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करा देंगे। ये देखो यहाँ पे बन जाएगा एक नया छोटू सा प्लेन एरिया, यहाँ पे भी एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा, अगेन यहाँ पे भी एक न्यू प्लेन एरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक प्लेन एरिया की बॉडी से हमने 3 प्लेन एरियाज का फॉर्मेशन करा दिया है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका रीजनरेशन। बॉडी का पार्ट, देखो नीचे वाला बॉडी का पार्ट हमने कट किया, सिर्फ नीचे वाले पार्ट ने पूरी की पूरी बॉडी को बना दिया, फिर से पूरी की पूरी नई बॉडी का डेवलपमेंट हो गया। तो यही होता है आपका रीजनरेशन। ठीक है, चलो अभी ये हो गया है। अभी एक चीज सोचो आपका, क्या हम प्लेनेरिया मतलब मैमल्स के अंदर भी करा सकते हैं, मतलब जैसे हमने रीजनरेशन प्लेनेरिया के अंदर कराया, तो क्या सेम प्रोसेस हम मैमल्स के अंदर करा सकता है? ये नहीं करा सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो मैमल्स की बॉडी होती है वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। वहां पे क्या होता है, बनी तो पूरी बॉडी सेल की होती है, लेकिन क्या होता है सेल्स का ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर ऑर्गन सिस्टम से एक पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। तो अगर हम सिर्फ एक पार्ट डेवलप कट करके उससे पूरे के पूरे नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं करा सकते हैं, बट वी कैन डू इट इन प्लेनेरिया, बिकॉज जो प्लेनेरिया की पूरी बॉडी होती है वो बहुत सिंपल मल्टीसेलुलर होती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो पार्ट डेवलप, ऊपर वाला पार्ट डेवलप कराने के लिए जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो सेल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लेनेरिया की बॉडी होती है सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम इसके किसी भी पार्ट को कट करके पूरी की पूरी बॉडी का जनरेशन करा सकते हैं।
सिंपल बॉडी, नॉट ऑर्गेनिज्म, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन। चलो ये हो गया रीजनरेशन। अब रीजनरेशन के बाद फिफ्थ पार्ट आता है आपका क्या, फ्रेगमेंटेशन। अभी फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है आपका, वही जो हम रीजनरेशन में करा रहे थे, ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई बेसिक डिफरेंस, बस एक छोटा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है। देखो मैं समझाती हूँ। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपकी जो ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिया, उसकी आपने बॉडी को 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में कट कर दिया, एंड कट करने के बाद उसका जो एक छोटा सा भी पार्ट है वो भी एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करा देगा। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा स्पायरोगायरा के अंदर, बिकॉज इसकी भी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो सिमिलर टाइप के सेल से ही मिलकर बनी होती है, ऐसे इसकी बॉडी होती है, ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जब आप इसको विजुअलाइज करेंगे ऐसे। तो अब मैंने क्या करा, इसकी बॉडी को भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट में कट करने के बाद क्या होगा, हर एक फ्रेगमेंट एक नए स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन करा देगा। कितने पार्ट्स हमने किए यहाँ पे, 4 पार्ट्स, तो 4 आपके न्यू स्पायरोगायरास का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गए 4 न्यू स्पायरोगायरा। आगे रीजनरेशन समझ में, फ्रेगमेंटेशन समझ में, सारे के सारे प्रोसेसिंग समझ में आए या नहीं, जल्दी से बताओ। फिर इसके बाद हम चलेंगे आपका प्लांट्स वाला पार्ट पे पढ़ने। आखिरकार प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ये तो था आपकी यूनिसेलुलर जनरल या फिर सिंपल जो ऑर्गेनाइजेशन वाले बॉडीज ऑर्गेनिजम्स होता है उनके अंदर रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। अब देखते हैं प्लांट्स के अंदर क्या होता है। जब भी हम प्लांट्स का पढ़ेंगे तो प्लांट्स का पढ़ने के लिए वहां पे आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अभी देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये पार्ट ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। हम इसके एग्जांपल्स ना अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अगर मैं आपसे बात करती हूँ एक प्लांट की, देखो कोई भी एक छोटा सा प्लांट ले रहे हैं तो उस प्लांट के पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अच्छा सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक मेरे पास छोटा सा प्लांट है, मुझे क्या कराना है, उस प्लांट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कराना है। तो मैं क्या करूंगी, उसका स्टेम वाला पार्ट मैंने कट किया, और स्टेम जैसे कि रोज के अंदर करते हैं हम स्टेम कटिंग, उसका स्टेम वाला पार्ट कट किया, उसको सॉइल में ग्रो करा दिया, तो हम सोचते हैं नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। या फिर उसके जो सीड्स होते हैं हम उसके सीड से नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। या फिर कोई एक प्लांट हमें देता है उसके अंदर रूट्स है। अच्छा अगर किसी प्लांट के अंदर रूट्स नहीं होती तो हम बोलते हैं ना कि ये प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी चीज को ग्रो कराने के लिए ना रूट्स की जरूरत होती है। अगर प्लांट के अंदर रूट्स ही नहीं है, या फिर क्या करते हैं आर्टिफिशियली भी रूट्स को इंड्यूस करा सकते हैं। अभी रोज वाले एग्जाम्पल पे ही आता है, देखो फिर से रोज वाले में मैंने बोला उसका स्टेम वाला पार्ट मैं कट करती हूँ और कट करके मैंने उसको सॉइल में ग्रो कराया, तो एक नया रोज का प्लांट बन जाता है। स्टेम में तो रूट्स नहीं होती, तो फिर वो ग्रो कैसे कर जाता है, क्योंकि जो इसका स्टेम वाला पार्ट है वो एक वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का। वेजिटेटिव जैसे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, मींस वो सेल्स जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकती है। सेम प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट के पास होता है कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स, वो वेजिटेटिव पार्ट्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करा सकती हैं। सेम एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, प्लांट्स के अंदर आपके वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, तो अब यही हमें पढ़ना है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। चलो वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखते हैं हम आपका। अभी वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी ना 2 टाइप का होता है, पहले ये लिख लो आप। एक होता है आपका नेचुरल एंड एक होता है आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आपका आर्टिफिशियल। अभी नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस तो देखो आपको पता है, नेचुरल जो नेचर खुद से होता है, आर्टिफिशियली जो मैनमेड होता है जो हम लोग कराते हैं। अगर आपका कोई प्लांट नेचुरली ग्रो कर रहा है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको बोलेंगे नेचुरल। अभी नेचुरली कैसे हो सकता है, जैसे कि आपकी रूट्स के थ्रू हो सकता है। रूट्स के साथ साथ ये आपका हो सकता है अंडरग्राउंड स्टेम्स के थ्रू।
या फिर सक्कर्स के थ्रू हो सकता है, या फिर आपका राइजोम्स के थ्रू। ये सब क्या है ना, ये आपके प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है जो एक नए, जिसका एग्जाम्पल देखो, पोटैटो का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आपने देखा होगा ये आपका पोटैटो, पोटैटो के ऊपर होते हैं ना छोटी छोटी आइज बनी होती है ऐसे, एंड उसमें ना छोटा सा ऐसे बर्ड निकली होती है। कभी कभी देखना, जब भी घर में आपके पोटैटो आएंगे तो उसमें छोटी छोटी आइज होंगे, उसमें छोटे छोटे बर्ड्स निकली रहती हैं। वो बर्ड्स क्या होती हैं, जनरली वो बर्ड्स उस प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट है, उस पोटैटो का एक वेजिटेटिव पार्ट है। इस बर्ड के थ्रू हम एक नया पोटैटो का प्लांट ग्रो करा सकते हैं, इस बर्ड के थ्रू। ठीक है, आपको पता है रूट्स के थ्रू तो हम जनरली करा ही सकते हैं, किसी भी प्लांट को रूट्स के थ्रू हम लेके आएंगे तो एक नए प्लांट का आपका ग्रो करा ही देगा। ठीक है, अभी जैसे कि एग्जाम्पल एक होता है अनियन। अभी अनियन के एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपके घरों में अनियन आता है, आपने देखा होगा अनियन के ऊपर कुछ लगा ग्रीन छोटे छोटे स्टेम्स ऐसे निकले रहता है। तो ये जो अनियन के ऊपर जो पार्ट्स होता है इनको बोलते हैं बल्ब्स। ये बल्ब्स आपके लिलीज या फिर जो आपका गार्लिक, अदरक और ये लहसुन वगैरह होता है, इन सब के अंदर भी जनरली ये वाली पार्ट आपके पाया जाता है। ये पार्ट होता है आपका अनियन का वेजिटेटिव पार्ट, जो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन इजीली करा सकता है। इन्हीं के थ्रू नए नए प्लांट्स लगते रहते हैं, खुद से ग्रो करते हैं। तो ये सब नेचुरली चलता है, हमने खुद से तो नहीं ग्रो कराया ना, आपका ये बल्ब वाला पार्ट नेचुरली ग्रो हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, यहां तक बताओ समझ में आया क्या आपका? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेफिनेशन भी लिखनी है। क्या होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेफिनेशन? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड from the parts of old plant। old plant के पार्ट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करना विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स का। ये देखो मैं आपको डिटेल में बढ़ाऊंगी कि फ्लावर जो होते हैं, मीन्स आपका जो प्लांट के जो फ्लावर है, फ्लावर के पास भी कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, कुछ वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम फ्लोरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे आपका। ठीक है, वैसे तो आपका जनरली 12th क्लास में ही आएगा डिटेल में, बट यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे हम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपका एग्जाम में आ सकता है वो होता है ब्रायोफाइलम। इसको आप नोट करो, एग्जाम्पल होता है आपका ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या है? एक प्लांट है। जनरली इस प्लांट के अंदर का कराया जाता है क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड वो कैसे कराया जाता है? इसकी लीव्स के थ्रू। जैसे कि ये इसकी लीव्स है, इसकी लीव्स के अंदर ना छोटे छोटे बर्ड्स निकली रहती हैं ऐसे, जिनको हम एडवेंटिशियस बर्ड्स भी बोल देते हैं। एंड यही बर्ड्स क्या करा सकते हैं? एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करा सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक पार्ट होता है ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर भी एक आपका क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। जनरली जो ये आपको मैंने बताया ना, पोटैटो के अंदर जो बर्ड्स निकले रहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्यूबर, जिसको हम आइज भी बोल सकते हैं, या फिर पोटैटो ट्यूबर, ये जनरल नेम है। तो आपको याद रखना, अगर पोटैटो के अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो वो किसके थ्रू होगा? ट्यूबर के थ्रू होगा। अनियन के अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो बल्ब के थ्रू होगा। अनियन के अंदर रिप्रोडक्शन होगा बल्ब के थ्रू। बनाना के अंदर रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? बनाना के अंदर होता है कॉर्म्स के थ्रू। CORMS। कॉर्म्स भी एक स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर्स होती हैं। अच्छा, अंडरग्राउंड स्टेम से समझ पा रहे हो क्या होता है? अंडरग्राउंड जो सॉइल के अंदर है। अच्छा, सॉइल के अंदर आपकी रूट्स भी होती हैं, तो हम दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं? हम कैसे बोल रहे हैं कि ये रूट्स नहीं है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है? देखो डिफरेंस समझना। जो आपकी रूट्स है, रूट्स का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, सॉइल वाले पार्ट से वाटर को एब्जॉर्ब करना, पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। बट डिफरेंस ये होता है, रूट के पास वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए होता है रूट हेयर्स,
जैसे ये आपका प्लांट है, इस प्लांट पे ऐसे ये नीचे रूट्स निकले, तो इन रूट्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। वो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं मतलब रूट्स ना बोल के अंडरग्राउंड स्टेम्स बोलते हैं। आपके प्लांट का स्टेम वाला वो पार्ट जो सॉइल के अंदर जा चुका है, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, तो ये जो आपके ट्यूबर कॉम्स ये सब अंडरग्राउंड स्टेम के ही आपके पार्ट्स हैं। जैसे कि अगर आप जिंजर की बारे में बात करें तो जिंजर क्या होता है, जिंजर के अंदर जनरली पाया जाता है आपका या राइजोम के थ्रू, जिंजर के अंदर राइजोम के थ्रू आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये सब याद रखोगे तो आपका एग्जाम, वैसे इतना ज्यादा डिटेल इसमें से नहीं आने वाला है, यही याद रख लेना पोटैटो ट्यूबर बनाना के अंदर कॉम के थ्रू होता है, जिंजर के अंदर राइजोम के थ्रू होता है। बाकी अगर आप चाहें ना तो उसके गूगल सर्च भी कर सकते हैं, गूगल सर्च आप इसके स्ट्रक्चर करके देखना, पोटैटो ट्यूबर्स इन पोटैटो ऐसे डालना या फिर कॉम्स इन बनाना, तो आपको स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे वहां पे, उससे और ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये तो था देखो टोटल आपका नेचुरल वाला पार्ट। अब देखते हैं हम आर्टिफिशियली कैसे हम एक नए प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। नेचुरली में तो सब कुछ नेचर के थ्रू हो रहा था, ये राइजोम्स कॉम्स वगैरह खुद से डेवलप हो रहे थे एंड इन्हीं के थ्रू नया प्लांट आपका ग्रो कर रहा था। अब आर्टिफिशियली हम कैसे कराएंगे, अगर हम खुद से चाहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, हमें बहुत पसंद है वो प्लांट, हम चाहते हैं कि इसके जैसे ही और प्लांट्स को ग्रो कराना, तो हम उनको ग्रो कराने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। आर्टिफिशियली ग्रो कराने के लिए हमारे पास होते हैं 3 मेथड। पहला मेथड होता है आपका कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अभी इन मेथड्स को देखो बिल्कुल ध्यान से समझना है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अभी इनका मतलब देखो क्या, सबसे पहले क्या है, मेरे पास एक प्लांट है, ये यहाँ पे इसकी लीव्स ऐसे, और यहाँ पे ये मैंने रोज वाला प्लांट सपोज करो ले लिया, ये मेरा रोज, यहाँ पे एक नया स्टेम वाला पार्ट एंड यहाँ पे आपका ये रोज। ठीक है, अब मुझे क्या कराना है, इस रोज वाले प्लांट का फिर से ग्रो कराना है। तो मैंने क्या करा, इसका स्टेम वाला पार्ट यहाँ से कट किया, सीजर ली, सीजर से स्टेम वाला पार्ट कट किया एंड कट करने के बाद इसको यहाँ पे फिर से सॉइल के अंदर लेके आके ऐसे ग्रो करा दिया। फिर आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, आपका इसी के अंदर रूट्स बनने लग जाएंगे। अभी तो इसके अंदर रूट्स नहीं है, आपने स्टेम वाला पार्ट कट किया, कट करा के सॉइल के अंदर ग्रो करा दिया, तो कोई वहां पे रूट्स नहीं है। बट कुछ टाइम बाद धीरे धीरे इसके अंदर जब आप इसको वाटरिंग करेंगे, इसके अंदर खुद से रूट्स जनरेट होने लग जाएंगे एंड रूट्स जनरेट होंगे, ये एक नया प्लांट फिर से बन जाएगा। तो इसी मेथड को तो बोलते हैं हम आपका कटिंग। एक नए प्लांट से एक पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट का हमने फॉर्मेशन करा दिया। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ऑब्वियसली रोज के अंदर, ये तो बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है, सभी को पता होगा। आगे समझ में कटिंग वाला पार्ट। अब लेयरिंग देखते हैं, लेयरिंग हम कैसे कराते हैं। देखो लेयरिंग कराने के लिए सपोज ये मेरे पास एक प्लांट है ऐसे, ये यहाँ पे है इसके रूट्स, एक इसकी लेयर ये है, तो इसकी लेयर ना बहुत बड़े साइज की है। तो मैंने क्या किया, इस लेयर को यहां से उठा के ऐसे सॉइल के अंदर कर दिया एंड सॉइल के अंदर कर दिया, बाकी वाला पार्ट इसको ऊपर ही रखा इस टाइप से। यहाँ पे ऐसे इसके लीव्स हैं एंड जो भी फ्लावर है वो सब है। फिर सेम मैंने दूसरी ब्रांच का भी कर दिया, ब्रांच को उठा के सॉइल के अंदर डिप कर दिया उसका कुछ पार्ट एंड फिर बाकी वाला पार्ट एयर में, देखो ऐसे। एंड यहाँ पे पूरा अच्छा से सॉइल से ना इसको प्रेस कर दिया ताकि ये वाला पार्ट बाहर ना निकले। फिर आप देखोगे कुछ टाइम बाद ये जो आपने स्टेम वाला पार्ट इसको सॉइल के अंदर किया था, इसके अंदर आर्टिफिशियल रूट्स बनने लग जाएंगे, खुद से रूट्स डेवलप होने लग जाएंगे ऐसे। एंड जब इसके अंदर रूट्स डेवलप हो गई, इसका मतलब ये प्लांट बन गया। फिर आप क्या करोगे, इसको यहाँ से उठा के
सीजर से कट कर दोगे एंड कट करने के बाद आपका एक प्लांट नेचुरली ग्रो करेगा। सेम पार्ट यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे इसकी रूट्स बन जाएंगी, इसको यहाँ से आप पार्ट को कट करोगे एंड कट करने के बाद आपका नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। लेयरिंग में किया क्या, सिर्फ आपने एक लेयर को पकड़ा, सॉइल के अंदर दबा दिया एंड सॉइल ने क्या करा, उसको फिर से आर्टिफिशियली उसके अंदर रूट्स, मतलब आपने बेसिकली क्या करा, उसके अंदर रूट्स हमें चाहिए, किसी भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए रूट्स चाहिए, तो हमने इसके अंदर आर्टिफिशियली रूट्स को जनरेट कराया। ठीक है, ये पार्ट को उठाया, यहाँ पे टिप किया एंड हो गया। आगे लेयरिंग भी समझ में, कटिंग में सिर्फ कट करना है, लेयरिंग में एक लेयर को पकड़ के सॉइल के अंदर दबा दिया एंड नया प्लांट बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या करा है, यहाँ पे रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, रूट्स को हमने यहाँ पे आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड कराया ऑन स्टेम ब्रांचेस, स्टेम ब्रांचेस के ऊपर रूट्स को आर्टिफिशियली जनरेट कराया गया। इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्पल होता है आपका चेरी प्लांट, उसके अंदर ये आप हो सकता है, चेरी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन, इन प्लांट्स के अंदर आप बहुत इजीली लेयरिंग करा सकते हैं। हो गया। अभी लेयरिंग के बाद थर्ड मेथड आता है आपका ग्राफ्टिंग, ये और समझ लेते हैं। देखो अभी ग्राफ्टिंग कैसे कराओगे, अच्छा डेफिनेशंस लिखवाने की तो जरूरत नहीं है ना, इनकी डेफिनेशंस तो आप लिख सकते हो। मैं क्या करूंगी, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना नीचे यहाँ पे इसका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, तो अगर आप चाहें यहाँ पे सिर्फ लेक्चर सुन सकते हैं, वहां से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप खुद से बनाना चाहें नोट्स, खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है। ग्राफ्टिंग मेथड के अंदर आपको याद रखना दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है स्टॉक एंड एक पार्ट होता है सियोन। स्टॉक एंड सियोन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये देखो दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है, आपने क्या करा, जैसे कि ये आपका प्लांट है, ऐसे ऊपर वाला पार्ट स्टेम और नीचे वाला आपका जिसमें रूट्स वाला पार्ट है, इसको मैंने ऐसे कट करा दिया, इस प्लांट पार्ट को कट कर दिया। अभी मैंने इसको कट कर दिया, जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में रूट्स नहीं है ना, ऊपर वाले पार्ट को कट करके मैं अलग कहीं भी रख सकती हूँ, तो ऊपर वाले पार्ट को मैं बोलूंगी शियोन। एंड जिस पार्ट में है आपकी रूट्स, नीचे वाला पार्ट जिसमें रूट्स बच गई हैं, इस पार्ट को मैं बोलूंगी स्टॉक। डिफरेंस समझ में आया। शियोन वाला पार्ट होता है आपका विदाउट रूट्स, जिस पार्ट के अंदर कोई रूट्स नहीं है, एंड स्टॉक वाला पार्ट होता है आपका विद रूट्स। तो आपने क्या किया, स्टेम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक स्टेम का वो पार्ट जिसमें रूट्स नहीं है एंड एक स्टेम का वो पार्ट जिसके अंदर रूट्स हैं। अभी दो डिफरेंट प्लांट लिए, एक प्लांट ये है मेरा ए, एक प्लांट है मेरे पास ये बी। ठीक है, अभी इसको भी मैंने सेम चीज कर दिया, ऊपर वाला पार्ट शियोन, ये तो लिख लो इसको शियोन ए एंड इसको लिख लो स्टॉक ए, इसको लिख लो शियोन बी एंड इस पार्ट को लिख लो जिसमें रूट्स हैं स्टॉक बी। देखो ध्यान से समझना है इस पार्ट को। अब यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट लिए मैंने, अब ऊपर वाला पार्ट को कट करके शियोन ए वाले पार्ट को यहाँ से कट करके मैंने उठा दिया, अब इस पार्ट को कट किया एंड यहाँ से भी इस पार्ट को कट किया, शियोन बी को तो लेके आ गई मैं यहाँ पे एंड शियोन ए को लेके आ गई मैं यहाँ पे, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज देखो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट था मेरा क्या, इतने वाला पार्ट स्टॉक ए एंड इसके ऊपर मैंने कौन से वाला पार्ट रखा है, अब जो मैंने स्टॉक बी से लिया, शियोन बी वाला पार्ट। ठीक है, सेम यहाँ पे कर दिया मैंने, मतलब दोनों पार्ट, दो डिफरेंट प्लांट्स को लेके उनको पार्ट्स को इंटरचेंज कर दिया, उनके स्टेम को इंटरचेंज कर दिया, इसका स्टेम कट करके इसमें लगा दिया, इसका स्टेम कट करके इसमें लगा दिया,
इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब आप बोलोगे कट करके लगाने से मैम ये थोड़े आपस में चिपक थोड़े ना जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। फिर इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, इसको एक किसी पेपर से या फिर किसी क्लॉथ से या किसी टेप वगैरह से ना अच्छे से बाइंड कर दिया, ताकि दोनों के दोनों पार्ट्स एक जगह चिपके रहें, ठीक है। फिर इसके बाद ना आप आए 1 वीक बाद, 1 वीक या 2 वीक बाद आपने आके देखा कि यहाँ पे क्या हुई, ये दोनों के दोनों पार्ट्स के अंदर यहाँ पे कुछ अलग से पार्ट्स डेवलप होने लग गए हैं, कुछ नए प्लांट्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों प्लांट्स आर्टिफिशियली चिपक जाएंगे एक तरीके से, यहाँ पे कुछ एडवेंटिशियस रूट्स बनने लग जाएंगे आपकी, ठीक है। तो आपने क्या करा, 2 अलग अलग प्लांट्स लिए, उन दोनों प्लांट्स को आपस में एक जगह मिला के एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। इसी को बोलते हैं हम आपका ग्राफ्टिंग। बताओ आगे समझ में ग्राफ्टिंग मेथड क्या हुआ। ग्राफ्टिंग में हमने क्या किया समझ में आया। एग्जाम्पल आप इसको ना करके भी देख सकते हो घरों में, 2 अलग अलग प्लांट लेना, ऊपर वाला पार्ट कट करना, उसको दूसरे वाले प्लांट से बांध देना, दूसरे वाला पार्ट लेना, उसको पहले वाले से बांध देना। ऐसे करोगे ना, फिर कुछ टाइम बाद देखना, फिर उसको जो पार्ट आपने बांधा है उसको खोल के देखना, वो दोनों के दोनों पार्ट्स में कुछ ना कुछ नई रूट्स मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे स्टेम्स, छोटे छोटे लीव्स, कुछ ना कुछ आपको वहां पे डेवलप मिलेगा। इसी मेथड को हम बोलते हैं आपका ग्राफ्टिंग। आगे समझ में कि आपका ग्राफ्टिंग क्या होता है। चलो ये हमें आ गया है समझ में, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, टिश्यू कल्चर। देखो जैसे हम अब तक क्या कर रहे थे, एक प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट ले रहे थे, उस वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करा रहे थे। अब यहाँ पे टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे, नए प्लांट का फॉर्मेशन कराएंगे, लेकिन एक प्लांट से नहीं, प्लांट के टिश्यू से। अभी प्लांट भी तो सेल्स के मिलके बने होते हैं, सेल्स के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, या फिर कोई सेल भी ले सकता है। सपोज हमारा एक प्लांट है, जो उस प्लांट का सबसे ग्रोइंग टिप वाला पार्ट है, स्टेम का सबसे टिप वाला पार्ट, जहाँ पे सबसे मैक्सिमम ग्रोथ पाई जाती है, वहां से हमने क्या किया, एक टिश्यू को रिमूव कर लिया, और उस टिश्यू से हम क्या चाहते हैं, सेम ही क्वालिटी का एक नया प्लांट ग्रो कराना। उस मेथड को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। एंड ये एक सुटेबल ग्रोथ मीडियम में कराया जाता है, कल्चरल सॉल्यूशन के अंदर ये कराया जाता है। ये लैब मेथड्स होते हैं, इनको आप किसी भी ग्राउंड वगैरह में नहीं करा सकते हो, ये लैब में ही होगा। आप प्लांट के टिश्यू को सबसे पहले वहां से रिमूव करेंगे, फिर उस टिश्यू को क्या करेंगे, अलग अलग मीडियम्स में डालेंगे। बिकॉज आपको पता है कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, प्लांट के पास हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स क्या करते हैं, उसके अंदर शूट का डेवलपमेंट कराते हैं। कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके अंदर फ्लावर्स का डेवलपमेंट कराने के लिए, कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसका शूट पार्ट, रूट पार्ट, इन सब के लिए। तो हम वही चीज यहाँ पे करेंगे। तो देखो ग्रोथ मीडियम या फिर कल्चर सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे एक प्लांट टिश्यू को ग्रो कराने के लिए, जो कि इस प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ जेली, जेली लाइक सब्सटेंस में टिश्यू को डिप करेंगे, एंड कुछ प्लांट हॉर्मोन्स वहां पे हम डिप करेंगे, जो कि जरूरत होती है हमें एक प्रॉपर प्लांट ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं हम लाइक दिस, ये मेरे पास एक टिश्यू है छोटा सा, दिस इज अ प्लांट टिश्यू। अब मुझे क्या कराना है, इस प्लांट टिश्यू से एक नए प्लांट की ग्रोथ करानी है। तो मैंने क्या ली, एक टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने लिए हुए हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, जिनको मैंने बोल दिया जेली या फिर अगार। इसके अंदर मैंने इस सेल को डिप कर दिया, ये टिश्यू को डिप कर दिया, और फिर इसको मैं ऊपर से यहाँ से कॉटन प्लग से बाइंड कर दूंगी, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फंगस वगैरह ना लग पाए। फिर इसके बाद आप देखोगे इसके अंदर मैंने फिर ऐड करूंगी कुछ हॉर्मोन्स। सपोज मैंने एक ऐसा हार्मोन यहाँ पे ऐड किया जो इसके अंदर शूट का फॉर्मेशन कराएगा,
तो मीन्स आपके इस प्लांट टिश्यू के अंदर अब बन गई है शूट पार्ट, ऐसे शूट पार्ट इसके अंदर डेवलप। फिर मैंने इसके अंदर दूसरा हार्मोन यूज किया जो इसके अंदर डेवलप कराएगा क्या, रूट पार्ट। फिर इसके अंदर ऐसे डेवलप होने लग जाएंगे रूट्स, किसके अंदर, आपके एक मीडियम के अंदर ही। ये देखो ये सब कुछ आपका टिश्यू टेस्ट ट्यूब के अंदर, मीडियम के अंदर अगर मेथड्स चल रहे हैं, एंड इसी को हम बोलते हैं, जो हमने ये यूज किया है, दिस इज नॉन एज कैलस, जिसके अंदर आपके शूट्स और रूट्स डेवलप हो गए हैं, दिस इज नॉन एज कैलस। ये होगा आपका टिश्यू कल्चर। तो एग्जाम में जनरली आपसे पूछा जा सकता है टिश्यू कल्चर होता क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो इसके 4 एडवांटेजेस है। सबसे पहले ये एक आपका बहुत फास्ट टेक्निक होती है एक नए प्लांट को ग्रो कराने के लिए। सॉरी, टिश्यू कल्चर आपका एक फास्ट टेक्निक है। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं इजीली। देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर एक फास्ट टेक्निक है। थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स, प्लांटलेट्स किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, जो एक प्लांट के टिश्यू वाले पार्ट से, प्लांट के टिश्यू वाले पार्ट से एक नए प्लांट का अगर हम ग्रो करा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका प्लांटलेट्स, प्रोड्यूस करा रहे हैं इन फ्यू वीक्स टाइम। मीन्स हम थाउजेंड्स ऑफ नए प्लांट को फ्यू वीक्स में ही डेवलप करा सकते हैं फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। जो नए आप प्लांट डेवलप करेंगे वो आपके मोस्टली डिसीज फ्री होंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर, मीन्स आपको कंप्लीट ईयर में आप कभी भी उसको ग्रो करा सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक रिस्पेक्टिव वेदर की या फिर सीजन की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप तो ग्रो एक लैब में करा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर करा रहे हैं, वहां पे आप उसको सारे मीडियम्स प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है नए प्लांट डेवलप कराने। कोई बड़े बड़े आपको फील्ड्स की जरूरत नहीं होती है, मैक्सिमम केयर की जरूरत नहीं होती है। सो दीज आर द 4 एडवांटेजेस जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, जो भी पार्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है या फिर जिसके लिए आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हो, आप इसको इमेजेस के थ्रू या फिर नोट्स प्रोवाइड करा के आप समझा दीजिए, फिर से मैं आपको फिर से वो एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आज के पार्ट में हमने पूरा का पूरा सेक्सुअल डन कर लिया है। नेक्स्ट वाले में हम डन करेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट, तो आपका चैप्टर ऐसे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।